Class 10 History Chapter 3. Class 10 History Chapter 3 Part 2 Part 2. Chapter 3 The Making of Global World. Chapter 3 The Making of Global World Part 2. The 19th century 1815 to 1914 1815 to 1914 की यहाँ पर बात आपको की गई है। यहाँ पर देखिए क्या द 19 सेंचुरी की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 की बात की गई। देखिए 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंड इन द 19th सेंचुरी। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंड इन द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्टेड इन कम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशन। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज को कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। The world changed profound in the 19th century. The world changed profound in the 19th century. Economic, political, social, cultural, and technological factors interacted in complex ways to transform society and reshape external relations. 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। देखिए इकोनॉमिक आइडेंटिफाई यहाँ द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंड इन द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्टेड इन कम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशन। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज को कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेज। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक exchanges. Economists identify three types of movement or flows within international economic exchanges. The first is the flow of trade, which in the 19th century referred largely to trade in goods. Example, cloth or wheat. देखिए द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशन ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो यहाँ पर देखिए क्या द वर्ल्ड चेंज द इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट. इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई यहाँ पर जो कहा इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. The first is the flow of trade, which in the 19th century referred largely to trade in goods. Example, cloth or wheat. The second is the flow of labor, the migration of people in search of employment. The third is the movement of capital for short term or long term investment over long distances. देखिए अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया. अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया. इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूँ आदि के व्यापार तक ही सीमित था. तो अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर क्या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है. इनमें पहला प्रभाव आपको व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था. दूसरा श्रम का प्रभाव होता है. दूसरा आपको श्रम का प्रभाव होता है. इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है.
तो फिर आपको यहाँ पर और देखिए ऑल थ्री फ्लोज वाल देखिए ऑल थ्री फ्लोज वर क्लोजली interwoven and affected people lives more deeply now than ever before। देखिए ऑल थ्री यहाँ पर जो कहा गया ऑल थ्री फ्लो वर्ल्ड क्लोजली interwoven and affected people's life more deeply and now than ever before। The interconnection could sometimes be broken, for example labor migration was often more restricted than goods or capital flows, yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together। यहाँ हम देखिए क्या ये तीनों प्रभाव देखिए ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। लोगों के जीवन को प्रभावित कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे उदाहरण के वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही प्राय ज़्यादा सरलते और बंदी से लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीन प्रभावों का एक के साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर आपको आगे हम कहता है ए इकोनॉमिक टैक्स शेप। देखिए ए वर्ल्ड इकोनॉमिक टैक्स शेप यहाँ जो कहा गया। देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक टैक्स शेप की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द देखिए ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। देखिए इस विषय को समझने के सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। यहाँ हम देखिए ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल Europe, traditionally countries like to be self-sufficient in food, but in 19th century Britain self-sufficiency in food meant lower living standards and social conflict। Why was this so? अब यहाँ पर आगे कहता है क्या, ये देखिए यहाँ पर जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक टैक्स शेप मतलब यहाँ पर आपको विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय होता है या आपको विश्व अर्थव्यवस्था का जो आपको आकार ले रहा है, इस विषय को समझने के देखिए ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज इन इंडस्ट्रियल यूरोप। इस विषय को समझने के सबसे पहले आपको औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर जो कहा गया देखिए क्या बेहतर होगा ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, बट इन द 19th century ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। वाई दिस सो? देखिए समान रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। वाई दिस, आखिर इस आशंका के पीछे क्या कारण थे? देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। यहाँ हम जो कहा पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज the demand for food grains in Britain has urban centers expanded and industry grew. The demand for agricultural product went up, pushing up food grain prices. Under pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn. Under pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn. The law allowing the government to do this work, commonly known as the Corn Law. Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of the Corn Laws.
एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। अब यहाँ पर जब आपको कहा गया कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी, जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कारणों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर क्या, आफ्टर द कॉर्न लॉज वर एस्क्रेपेड, देखिए एस्क्रेपेड, आफ्टर द कॉर्न लॉ वर एस्क्रेपेड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete with imports. Vast areas of land were now left uncultivated, and thousands of men and women were thrown out of work. They flocked to the cities or migrated overseas. They they flocked to the cities or migrated overseas। यहाँ पर कहा गया क्या कि कॉर्न, देखिए क्या, कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों के हाथ बिगड़ने लगे, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गाँव से उजड़ कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। दे फ्लोकेट, देखिए यहाँ पे FLOC के मतलब जाने लगे। दे फ्लोकेट टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज में दूसरे देश जिसे बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या, हैज फूड प्राइसेज, यहाँ पर क्या, हैज फूड प्राइसेज फेल कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। यहाँ देखिए हैज फूड प्राइसेस, ठीक है, हैज फूड प्राइसेस फेयर कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher income and therefore more food imports around the world. In Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, देखिए आपको क्या, जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई, जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई, जब खाद्य पदार्थों की कीमत में, देखिए जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन उपभोग का स्तर बढ़ गया। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुआ इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। It was not it was not enough merely to clean it was not enough merely to clear lands for agriculture. Railways were needed to link the agricultural regions to the ports. New harbors had to be built and old ones expanded to ship the new cargoes. यहाँ पर जो कहा गया क्या कि तो इस चीज़ को अभी हम देखें क्या कि ज़्यादा तादाद में इट वाज खेती की ज़मीन को साफ करना काफ़ी ही नहीं था। इट वाज नॉट इनफ मेयरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स टू द पोर्ट्स। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड ones expanded to ship the new cargoes. People had to settle on the lands to bring them under cultivation. This meant building homes and settlement. All these activities in turn required capital and labor. Capital flowed from financial centers and such as London. The demand for labor in places where labor was in short supply, as in America and Australia, led to more migration.
यहाँ देखिए खेती की ज़मीन को साफ करना ही काफ़ी नहीं था, खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए खेती के लिए ज़मीन साफ करना ही काफ़ी नहीं था, खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाके के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूर कमी थी, वहाँ वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव होने लगा। तो फिर आपको आगे यहाँ पर नियरली 50 मिलियन पीपुल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रिया इन द 19th century. All over the world, some 150 million are estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distances overland in search of a better future. 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। एक इमेज आपको शो किया गया है। देखिए इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया क्या कि इमिग्रेंट शिप लिविंग फॉर द यूएस बाय MW 1869 का इमेज दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या कि अमेरिका को रवाना होते आप प्रवासियों से लदे जहाज का चित्र आपको यहाँ पर MW द्वारा बनाया गया। ये चित्र आपको यहाँ पर शो किया गया। तो फिर आपको यहाँ पर आगे क्या आयरिश इमिग्रेंट वेटिंग टू बोर्ड द शिप waiting to board the ship by Michael Fitzgerald 1874 का इमेज है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखो यहाँ पर जो आपको जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश प्रवासियों का चित्र जहाज़ पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश प्रवासियों का चित्र माइकल फिट्ज़जेराल्ड। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए गतिविधि की बात यहाँ पर की एक्टिविटी जो यहाँ पर कहा उसकी बात की। देखिए देखिए एक्टिविटी यहाँ पर क्या प्रिपेयर ए फ्लो चार्ट टू शो द ब्रिटेन डिसीजन टू इम्पोर्ट फूड लेड टू इंक्रीज माइग्रेशन टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको आगे जो यहाँ पर कहा गया देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया कि जब ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों का आयात करने निर्णय लिया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए एक्टिविटी यहाँ पर फिर से आपको दिया गया है। देखिए इमेजिन डैट यहाँ पर जो आपको एक्टिविटी है क्या इमेजिन डैट यू आर एन एग्रीकल्चर वर्कर हु हैज़ अराइव्ड इन अमेरिका फ्रॉम आयरलैंड। इमेजिन डैट यू आर एन एग्रीकल्चर वर्कर हु हैज़ अराइव्ड इन अमेरिका फ्रॉम आयरलैंड। राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाई यू चूज टू कम एंड हाउ यू आर अर्निंग योर लिविंग। अब यहाँ पर देखिए क्या कि कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मजदूर हैं। इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए कि आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया और अब आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो खास बातें कहा गया देखिए दर्ज बाय 1819 ए ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technology। यहाँ देखिए 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों पूंजी प्रवाह पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। Food no longer came from a nearby village or town. Food no longer came from a nearby village or town, but from thousands of miles away. देखिए माइल्स अब इट वाज नॉट ग्रोन बाय ए peasant tilling his own land but by an agricultural workers perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation but by an agricultural worker perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. It was
transported by railway, built for that very purposes, and by ships which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from Southern Europe, Asia, Africa, and Caribbean. यहाँ पे देखिए क्या है कि इस घटनाक्रम के साथ एक 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझान और पूंजी प्रभाव, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी के आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः डेढ़ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया था कि सम ऑफ एक्टिविटी ये हो चुका था। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी ये हो चुका था। यहाँ पर देखिए सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज देखिए दो ऑन ए स्मॉल स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनल टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. The canal colonies has the areas irrigated by the new canals were settled by peasants from other parts of Punjab. तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कि बहुत छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इसी तरह के नाटक के बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनार कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाता था। ऑफकोर्स यहाँ देखिए ऑफकोर्स फूड इज merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills, or rubber. Indeed, so rapidly did regional specialization in the production of commodities develop that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. Nearly 60% of this trade comprise primary product, that is agricultural products such as wheat and cotton, and minerals such as coal. देखिए भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1814 इसके बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% से हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूँ और कपास जैसे कृषि उत्पाद तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब यहाँ पर देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तकनीकों की जो भूमिका वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको यहीं पर रखिए।